Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. Today we will do the topic freedom of expression of chapter number freedom. So let's get started. One of the issue that is considered to belong to minimum area of non-interference is the freedom of expression. मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हम बेसिकली देखें तो ये होता है कि जब हम अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो जे.एस. मिल थे उन्होंने एक रीज़न दिया था, एक बहुत अच्छा रीज़न दिया था वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर हम एट वेरियस टाइम देयर हैव बीन डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेस एंड फिल्म्स ऑन एकेडमिक आर्टिकल्स इन रिसर्च जर्नल्स. कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे डिमांड आती है कि हमें ना बुक्स को बैन कर देना चाहिए, कुछ प्लेस को बैन करना चाहिए, फिल्म्स को बैन करना चाहिए, एकेडमिक आर्टिकल्स जो रिसर्च जर्नल्स में होते हैं उनको बैन करना चाहिए. पर let us think about this demand to ban books in the light of discussion so far which sees freedom as making of choices where distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize that to need the justifiable constraint. तो मतलब हमने पढ़ा था कि फ्रीडम क्या होता है, जब हम खुद के मतलब जब चॉइसेस करते हैं, जब हम नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं, या जब एब्सेंस होती है कंस्ट्रेंट्स की. पर यहाँ पे क्या है, जो बुक्स हो रही है बैन हो रही है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव लिबर्टी में आ रहा है ये चीज़, और हम इसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई जस्टिफेबल कंस्ट्रेंट है. तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये एक फंडामेंटल वैल्यू है, and for the society must be willing to bear such inconvenience to protect it from the people who want to restrict it. और जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये एक फंडामेंटल वैल्यू है सोसाइटी में, जिससे क्या होता है, जो कुछ अनकन्वीनियंस होती है जो कि मतलब हमें क्या करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है, बिकॉज जो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो चाहते हैं कि ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो. Some years ago, Deepa Mehta, filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. It sought to explore the plight of widows, but there was a strong protest for the section of polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt it would be made to cater a foreign audience, who felt it would bring a bad name to the ancient towns. They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. It was a subsequent made elsewhere. It was similar to Ramanya retold by the Ibrahim Menon, and were banned after the protest from some section of society. The film, The Last Temptation of Christ, and the play Mean Nathulam were also banned after protest. मतलब इसमें बताया था कि एक जो दीपा मेहता है वो एक फिल्म मेकर है, और उन्होंने क्या बनाया था, एक फ़िल्म बनाई थी विडोज़, वो बनाना चाहती थी एक फ़िल्म विडोज़ के ऊपर वाराणसी में. लेकिन क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स थी उसने कहा कि नहीं, आप नहीं बना सकते फ़िल्म, क्योंकि क्या होता है उनको फॉरेनर भी वॉच करेंगे और ये एक बैड लाइट फॉल होएगी इंडिया पे, तो कोई क्या सोचेगा. तो इसलिए उनको फ़िल्म नहीं बनानी दी, पर वो फिल्म उन्होंने कहीं और बना ली. और ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल, और ये क्या है, ये सिमिलरली एक बुक है रामन्या, जिसमें ये बता रखा है कि उसको बैन कर दिया था प्रोटेस्ट के बाद. कुछ सेक्शन में कुछ सेक्शन थे सोसाइटी के जिन्होंने प्रोटेस्ट करा और इसको बैन करवा दिया. तो जो बैनिंग है ये एक इजी सोल्यूशन तो है, पर ये एक शॉर्ट रन में इजी सोल्यूशन है, और लॉन्ग रन में तो क्या है, ये लॉन्ग रन में हार्म करता है सोसाइटी को. और अगर एक बार बैन करने लग जाते हैं तो एक बैनिंग की हैबिट बन जाती है. बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन, पर इसका मतलब ये क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी बैन ही नहीं करना चाहिए. आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स. हमें पता है कि इंडिया में क्या है, सेंसरशिप है फिल्म्स को लेकर. हम क्या करते हैं, फिल्म के कुछ सेक्शन को कट कर देते हैं, बैन कर देते हैं. और बैनिंग और सेंसरशिप में यही फ़र्क होता है कि बैनिंग में पूरी फिल्म बैन हो जाती है, मतलब कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सेंसरशिप की फिल्म्स को लेकर, तो उसका मतलब कुछ पोर्शन कट करा जाता है. द क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ्टन डिबेटेड देयरफॉर इज़ व्हेन शुड वन बैन एंड वन शुड वन नॉट.
तो मतलब इसमें क्वेश्चन भी राइज होता है कि कब किसको बैन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए. जस्ट शुड वन नेवर बैन, क्या कभी किसी को बैन ही नहीं करना चाहिए. Just for interest in England, anyone who is employed to work for royal household is constrained by the contract. इसमें बता रखा था कि इंग्लैंड में पर्सन था, उसने क्या करा था, वहाँ पे काम करता था एज एन हाउस होल्ड वर्कर. और फिर उसको क्या बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर उसने मतलब चेंज कर लिया अपना काम, या वो कहीं और एम्प्लॉयड हो गया, इसको काम छोड़ना है, तो वो मतलब जो भी अफेयर्स हाउस होल्ड के अंदर हुए हैं वो बाहर नहीं बता सकता पब्लिकली. और इंटरव्यू नहीं दे सकता हाउस होल्ड मतलब उस हाउस के पीपल्स के बारे में कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या कोई बुक नहीं लिख सकता, इंटरव्यू नहीं दे सकता. तो कंस्ट्रेंट ऑफ डिफरेंट काइंड डज एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन. तो मतलब कंस्ट्रेंट क्या है, डिफरेंट काइंड्स के ऊपर हमारे ऊपर लगे हुए हैं और डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर. While reflecting on such situation, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious, culture authority or by the might of the state, they restrict our freedom in the ways that they are difficult to fight against. लेकिन जब बात होती है कि कोई कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है, एक ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप कंस्ट्रेंट लगा रही है, कोई रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटी लगा रही है, या कोई स्टेट लगा रही है, तो मतलब हमें कोई रिस्ट्रिक्ट कर रही है वो हमारे फ्रीडम से, तो मतलब इसका मतलब ये होता है इन अ वे दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट. मतलब उन चीज़ों के ऊपर वो फाइट नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे फाइट करना, क्योंकि इनकन्वीनियंस हो जाएगी सोसाइटी में. हाउएवर इफ़ यू विलिंग और फॉर द सेक ऑफ द परस्यूइंग आर गोल्स और एम्बिशन एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, आर फ्रीडम इज़ नॉट सिमिलरली लिमिटेड. और जो हमारी फ्रीडम है वो लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन अ केस इफ़ वी आर नॉट clause in accepting the condition that we cannot claim that our freedom has been curtailed. We begin by saying that the freedom is the absence of external constraint. हमने मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करा था ये पढ़ने से कि फ्रीडम का मतलब होता है जब कोई कंस्ट्रेंट ना हो, कोई एक्सटर्नल कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर कुछ रूल्स इम्पोज ना कर रहा हो, और जो हम अपने व्यू ऑफ पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाएँ. लेकिन हमने बाद में देखा कि कंस्ट्रेंट इम्पोर्टेंट भी है सो दैट कि हारमनी बनी रहे सोसाइटी में. और तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ कंस्ट्रेंट नेसेसरी भी होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन दैट द चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस इन द केयर ऑफ पेरेंट्स. और मतलब अगर हम बात करें, कुछ एडवोकेट्स थे लिबर्टी और फ्रीडम को लेकर, उन्होंने ये कहा था कि जो चिल्ड्रन हैं उनको क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स की केयर में रहना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम खुद नहीं ले सकते, जो हमारे पेरेंट्स ले सकते हैं और वो नेसेसरी होते हैं. तो इसलिए ये तो हमारा फ्रीडम है, ऐसे हम अपने चॉइसेस खुद ले सकते हैं, लेकिन कुछ बार हमें क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.